नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। आज आप लोगों को मैं अपने बचपने की एक तीसरी कहानी बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आएगा। ये वाली जो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि ये वाली श्रृंखला जो मैंने शुरू की है, उसमें इस तरीके की हल्की-फुल्की बातें ही मैं करूँगा। और जैसा मैंने पहले आप लोगों से बताया था कि आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि हर व्यक्ति के जीवन में, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, उसके जीवन में ऐसे गुदगुदाने वाले प्रसंग होते ही हैं। आप भी अगर अपना प्रसंग बताना चाहें तो वीडियो बना करके आप हमारे ईमेल पे जा करके उसको पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसको भी लगा दूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो हल्की-फुल्की चीज़ें हैं और जो मानव मन को गुदगुदाती हैं, उससे दूसरे लोग भी लाभान्वित हों। जैसे मैं फिर आप लोगों को याद दिला दे रहा हूँ कि आप लोग भी चाहें तो ये ऐसा कर सकते हैं। आपका स्वागत है ऐसा करने के लिए। अब आइए बात पे शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, वैसे पुरानी भी नहीं कहेंगे लेकिन पुरानी ही कहेंगे। मेरा ख़्याल है मैं 10-10 साल का रहा होऊँगा। उस समय हम लोग सुल्तानपुर में रहते थे, जो हमारा मतलब गृह जनपद है। मेरी माताजी वहाँ प्रिंसिपल थी और पिताजी भी टीचर थे। गवर्नमेंट दोनों कॉलेजों में अपने अपने अलग अलग थे। पिताजी जी जीआईसी में थे और अम्मा भी इंटर कॉलेज में की प्रिंसिपल थे। उस समय कुछ ऐसा संयोग बना कि हम लोगों ने 2-3 साल अपने ननिहाल के मकान में रहना पड़ा। ननिहाल हमारा, जैसा मैंने हो सकता है बताया हो या हो सकता ना बताया तो भी बता दे रहा है, ननिहाल हमारा कश्मीरी पंडितों का था। मतलब हम लोग कायस्थ थे, हमारी माँ कश्मीरी पंडित थी। और बहुत बड़ा मकान था, मतलब जैसे पुरानी हवेलियाँ होती हैं वैसे ही था वो। और भी उससे अटैच तमाम प्रॉपर्टीज़ थी और ज़मींदारी वॉल्यूशन के बाद से हमारे जो दोनों मामा लोग थे, उन्होंने कभी भी उस प्रॉपर्टी को किराए पे नहीं उठाया। वो हमेशा बंद रहती थी, एक केयर टेकर उसकी देखभाल करता था। बहरहाल कुछ ऐसा संयोग बना कि हम लोग उसमें करीब उस प्रॉपर्टी में 3 साल करीब रहे। तो ऊपर ऊपर हम लोग रहते थे और नीचे हमारी बड़ी मासी रहती थी। उन उस तरीके से हम लोग रहते थे वहाँ। उस वो जब ज़मींदारी पार्टीशन हुआ तो वो जो उस प्रॉपर्टी से अटैच नीचे 8-10 सर्वेंट क्वार्टर भी बने हुए थे। तो उन सर्वेंट्स क्वार्टर में ज़मींदारी के समय और वो रहते रहे होंगे लोग। बहरहाल बाद में जब उसका ज़मींदारी पार्टीशन के बाद नया नया बंदोबस्त किया गया, दोनों मामा लोग हमारे अपनी-अपनी सरकारी नौकरियों पे चले गए, तो उन कमरों कोठरियों को खाली करा दिया गया। उसमें केवल 2 लोग रह गए थे, बाकी सब चले गए थे। एक कोई बुढ़ा सा आदमी था, मुझे उसका नाम नहीं याद है, और एक एक बुढ़िया रहती थी, नाम था उसका सनपतिया। वो रहती थी। अब मैं आपको कैसे बताऊँ, उसका वर्णन मैं करने में असमर्थ हूँ, लेकिन बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ। चपटी नाक की, नाटे कद की और छोटी-सी औरत थी जो मतलब बात कम करती थी, गालियाँ ज़्यादा देती थी और बड़ी मतलब नकचढ़ी और बदतमीज़ टाइप की महिला थी। वो रहती थी उसमें और बगल में ही एक उसके पास जगह थी, एक कच्चा कमरा भी उसने ले रखा था। उसी प्रॉपर्टी से अटैच कुछ कच्ची प्रॉपर्टी भी थी, उसमें से एक कच्चा कमरा उसने ले रखा था और उसमें वो लकड़ियाँ कटवा करके इकट्ठा करती थी और सामने बेचती थी। ये उसका जीवन यापन का साधन था, वो रहती थी। उससे शायद 10 रुपया किराया लिया जाता था या शायद वो भी नहीं लिया जाता था, इतना मुझे भी याद नहीं। तो हम लोग वहाँ पर रहने गए और वो सनबतिया इस कदर बदतमीज़ थी कि वो किसी को नहीं बख्शती थी। चारों तरफ जो है वो उसका आतंक फैला हुआ था, उसकी गालियों की वजह से। और एक बात और थी, हालाँकि वो एक हाथ से ज़्यादा की महिला नहीं थी, एक झपड़ मार देते तो गिर के मर जाती। लेकिन चूँकि बुड्ढी थी और असहाय थी और लाचार थी, इसलिए लोग उसपे ईमानदारी की बात है कि तरस खाते थे और उसको दरगुज़र करते थे। उसको लगा कि उसको जो दरगुज़र करने का जो प्रोसेस हुआ करता था, उससे उसको लगा कि लोग उससे बड़ा डरते हैं, भय खाते हैं, ये होता था। बगल में एक पंडित जी भी रहते थे, उनका बढ़िया आदमी थे, उनको वो रहते थे और उनका एक कारखाना भी था, उनसे भी अनायास क्या नाम है, उलझा करती थी। खैर ये सब सिलसिला उस ज़माने में चला करता था। हम लोग रहने गए वहाँ पर। अब वो भाई साहब हमसे भी 2-3 बार उलझ गई और मतलब वो तो थी ही, मतलब इसी टाइप की औरत ही थी, करीब मेरा ख़्याल है 70-72 साल की रही होगी। तो हमने अम्मा पिताजी से कहा, हमने कहा, "अरे इसको सँभालिए, क्या करती है वो बदतमीज़ औरत है।" तो अम्मा पिताजी का भी वही रवैया जैसे होता था कि अरे मारो, उससे बात करने लायक थोड़ी है, उसको दरगुज़र करो, अपना काम करो। खैर उतना मैच्योर मैं नहीं था कि इस चीज़ को समझ सकता। और फिर जब 3-4 बार हमने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मैंने खुद कार्रवाई करने का निर्णय लिया। मैंने कहा ठीक है, अब इससे मैं ही निपटता हूँ। तो और वो जो मैंने बताया कि पंडित जी जो उसके बगल में रहते थे, पंडित जी से भी वो हमें हमेशा उलझती रहती थी। पंडित जी भी उसको दरगुज़र ही करते थे, बढ़िया आदमी थे। तो एक दिन अम्मा पिताजी सुबह उठ के टहलने जाते थे, करीब 5-5 बजे जैसा नियम होता था और एक एक आध 2 घंटे टहल के चले आते। मैंने उसी समय सोचा कि यही समय है और मैं 7-8 बजे तक पड़ा सोता रहता था।
कोई जगाता भी नहीं। एक दिन अम्मा पिताजी जैसे ही टहलने गए, वैसे ही मैं उतरा नीचे, और उसको मैंने बहुत कच्ची कच्ची गालियाँ दी संपतिया को, मतलब बहुत गरियाया, माँ बहन गरियाया, खूब गरियाया। और उसके बाद मैंने उससे धीरे से कहा कि देखो ऐसा है कि अगर इस बात की तुमने शिकायत अम्मा पिताजी से की, तो ये समझ लेना कि ये जो लकड़ी की कोठरी तुम्हारी है ना, इसी में तुमको ठूस के आग लगा देंगे, जल जाओगे मर करके, मर जाओगी जल करके, पता भी नहीं चलेगा है। और मैं कह दूँ भाई बुढ़िया आग लग गई, हम क्या करें। हमने कहा वैसे कोई शक भी नहीं करेगा हमारे पर। और उसके बाद हमने कहा जा रहे हो बताना भर मत, जान लेना, वरना कल को तुम फूकी हुई दिखोगी, जान लो, तुम जानो तुम्हारा काम है। ये जो बातचीत हुई हम लोगों के बीच में, उसको इत्तेफाक से पंडित जी ने भी सुना। वो सुबह सुबह जग करके किसी काम से बाहर निकले थे, बात खत्म हो गई, बजा के सो गया ऊपर। अब जैसे अम्मा पिताजी टहल के निकले, वो हाहाकार मचाती हुई पहुंची उन दोनों के पास कि देखो भैया, अम्मा को कहे देखो बिटिया तुम्हारा लड़का इतना नंगा है। हमको ऐसे ऐसे केस जो उसकी बोली थी। अब अम्मा चकित रह गई। अम्मा ने कहा अरे वो कैसे करेगा, तो सोता रहता है 8 बजे तक। अरे कहे नहीं बिटिया, जब बताओ थे तो उसे। तो खैर अम्मा ने हमको बुलाया, हम आए आँख मलते हुए नाटक करके नीचे। तो मर गई, तो ये क्या कह रही, क्या किया तुमने। अरे हमने कहा हमने कुछ नहीं किया है, बुढ़िया बदमाश है, पूरा मोहल्ला इसी तरह से है, तुम भी इसकी बात में आ गई, एक कुछ होगा, पागल है सारी। तो कहे नहीं नहीं भैया, हम देखो पंडितों जी ने हमको बुलाई थे, वो सुनत रहे। हमने कहा अब तो लगता है हमारा ही फंडा फूट जाएगा। खैर पंडित जी भी उससे त्रस्त तो थे ही। तो पंडित जी की पेशी हुई। पंडित जी ने भी मौका देखा, साफ मुकर गए। उन्होंने कहा नहीं, अम्मा से बोले नहीं भाभी जी, भैया तो सोते रहते हैं, ये तो औरत शुरू की बदमाश है, तो पता नहीं क्यों आप लोग इसको रखे, इसको निकाल बाहर करिए। अब वो बुढ़िया एकदम से हतप्रभ हो गई। हमने कहा देखा, हमने कहा ये पंडित जी तो नहीं झूठ बोलेंगे, मगर ये बदमाश है भाई, पूरा मोहल्ला जानता है। उसके बाद फिर अम्मा भी रणचंडी हो गई। अम्मा ने कहा देखो संपतिया, तुम्हारे बुढ़ापे पर तरस खाते हैं, वरना तो तुमको मैं भगा ही देती। खैर चलो कोई बात नहीं, तुम पड़ी रहो, लेकिन आइंदा से सावधान रहना, समझ गए कि नहीं। और इस तरीके की बदतमीजी जो है कम किया करो, तुम्हारी उम्र हो गई है। इतना कह के अम्मा पिताजी भी चली गई। उसके बाद दूसरे दिन फिर मैं सुबह जगा। सुबह जब अम्मा जुम्मा पे अम्मा पिताजी नहीं थे, फिर मैं सुबह नीचे उतरा। हमने उस संपत्तिया का देख लिया। हमने कहा आप समझ गए कि नहीं तुम। हमने कहा सुधर जाओ, वरना बस कल परसों तुमको ठूस के मैं आग लगाता हुआ था। वो इतना भयभीत हो गई। उसके बाद से वो लगातार सुधरी रही, किसी से कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन हमको पता चला, किसी से कह रही थी ये लड़का भैया बड़ा नंगा है, कब से ये हमका फूकने थे। ये घटना हुई मेरे जीवन में। ये भी एक दिलचस्प घटना थी, मैंने सोचा आप लोगों से साझा की जाए। अगर ऐसे किसी नंगे आदमी को आप लोगों ने इस तरीके से युक्ति से कभी कदार सुधारा हो, तो बताइएगा, उसका वीडियो बना के दीजिएगा, पक्का लगाऊंगा। और अगली बार आपको मैं एक और घटना बताऊंगा जो इसी तरह की युक्ति से मैंने की थी, क्योंकि उस व्यक्ति को भी डायरेक्ट डांटना या सजा देना संभव नहीं था। वो कैसे मैंने उसको निपटाया था, ये भी मैं आपको अगली बार दास्तान में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग आनंद मनाइए, बजा लीजिए। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा तो और अच्छी बात है। इस तरीके की परंपरा बढ़ाने की मेरा भी मन बढ़ेगा, और थोड़ा कमेंट भी कर दिया करिए, अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।